हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज लवण यानी कि मिनरल के बारे में। हमने बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबको हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जितने सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन ई, जितने सारे होते हैं, उसके अलावा विटामिन की जो फैमिली होती हैं, हमने सब उसको पढ़ लिया है। आपने क्लास को देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं आज हमें इस क्लास में क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज लवण के बारे में। देखो, हमारे शरीर में कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं, ठीक है। यानी कि कई प्रकार के खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आयनों के रूप में पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 4 से 5% होता है ना, खनिज लवण का ही पाया जाता है। इनको मतलब ऐसा नहीं होता है कि बाहर से लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपके शरीर में खुद ब खुद बन जाएगा। इसको आपको स्रोत के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके शरीर में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 4 से 5% खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है। देखो, वैसे तो आपके शरीर के लिए 100% पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जिनमें से जो 96% होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गए, इनकी मात्रा पाया जाता है। बाकी जो 4% होता है खनिज लवण ना, वो खनिज लवण आपसे पाया जाता है। यानी जितने खनिज लवण के प्रकार होते हैं उनमें 4% पाया जाता है। तो 4% में अगर खनिज लवण पाया जाता है तो 4 में जो 2% होता है ना, वो सिर्फ कैल्शियम का होता है। लेकिन जो 2% बचता है, बाकी जितने सारे खनिज लवण होते हैं ना, वो इसमें काउंटिंग होते हैं, ठीक है। इसमें काउंटिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने आपको बताया कि आपके शरीर में 100% खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो जिनमें से 100% में से 96% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की मात्रा पाया जाता है। बाकी जो 4% होता है ना, वो खनिज लवण का होता है। लेकिन जो 4% होता है ना, 4% में भी जो 2% होता है वो कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। यानी कि 2% सिर्फ कैल्शियम ही होता है, बाकी जो 2% होता है वो खनिज लवण की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया कि अगर आपको खनिज लवण की प्राप्ति करना है तो इसको स्रोत के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी याद रखे रहना कि आपको इसकी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा मात्रा में इसको ग्रहण करना पड़ेगा। इनकी जो मात्रा होती है बहुत ही कम मात्रा में शरीर में खपत होती है, लेकिन इनके बिना हमारे शरीर को जो सुचारू रूप से क्रियाशील होता है ना, बनाए रखने में भी असंभव होता है। इसलिए इन्हें अल्प मात्रा में पोषक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। इसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अल्प मात्रा में पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं खनिज लवण को, ठीक है। उसके अलावा भी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज लवण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लघु कहते हैं, एक को कहते हैं लघु तत्व कहते हैं। उसके अलावा दूसरे को कहते हैं अल्प। लघु मतलब कि जिसकी मात्रा ज़्यादा ग्रहण करना पड़े उसको कहते हैं लघु। और अल्प तत्व किसे कहते हैं? तो अल्प खनिज तत्व उसे कहते हैं जिनकी मात्रा कम ग्रहण करना पड़े। तो जब लघु की बात करते हैं हम, तो लघु में कौन कौन से आते हैं? तो लघु में भी बहुत सारे आते हैं, यानी कि जिनकी मात्रा ज़्यादा हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो वो होते हैं कैल्शियम, वो होते हैं फास्फोरस, वो होते हैं पोटेशियम, गंधक हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, लोहा हो गया, फ्लोरीन हो गया। इन सब की मात्रा क्या करना चाहिए? ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अल्प की बात करें, यानी कि जिसकी हमें मात्रा कम ज़रूरत पड़ती है, तो उनका नाम क्या है? यानी कि अल्प अगर हम बात करें अल्प मात्रा की, तो अल्प मात्रा में जैसे हो गया आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सब की मात्रा क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमने आपको बताया कि खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज लवण होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं लघु तत्व, दूसरा होता है अल्प तत्व। लघु तत्व की बात करते हैं तो इन जिनकी मात्रा हमें ज़्यादा ग्रहण करना पड़े, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, गंधक, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोरीन, लोहा, इन सब की मात्रा क्या करना चाहिए? ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए। वहीं पे जब अल्प की बात करते हैं तो अल्प मतलब होता है कि कम अमाउंट में जिसकी ग्रहण करना पड़े, तो उसे कहते हैं जैसे कि आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो, इन सब की मात्रा क्या करना चाहिए? कम ग्रहण करना चाहिए, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हम उसको बताते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए लघु और अल्प के मात्रा भी अगर आपसे ना पूछा जाए, उसके अलावा आपसे पूछा जाए मुख और गौड़ के रूप में, तब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने क्या क्या लिख रखा पॉइंट। खनिज लवण आपसे पूछा जाए कि खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं मुख्य खनिज लवण होते हैं और एक होते हैं गौड़ होते हैं। मुख्य खनिज लवण की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे आते हैं। पहला होता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ठीक है। उसके अलावा गौड़ की बात करते हैं तो गौड़ में भी बहुत सारे आते हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, सेलेनियम, एल्युमिनियम, जिंक, सेलेनियम, ब्रोमीन, इतने प्रकार के होते हैं गौड़ होते। ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज लवण होते हैं 20 प्रकार के, लेकिन 20 प्रकार के भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो 20 प्रकार में से जो कुछ प्रकार होते हैं मुख्य में आते हैं और कुछ कितने होते हैं गौड़ में आते हैं। तो पहले आपको मुख्य मतलब कि जितने 20 प्रकार होते हैं, पहले 20 प्रकार को आपको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने मुख्य याद कर लिया है तो गौड़ जितने सारे होते हैं गौड़ में चले जाएंगे। ठीक है। तो मुख्य में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आपको याद कर लेना है मुख्य में। बाकी जितने सारे होते हैं आप गौड़ में लगा सकते हो, गौड़ को नहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आप 20 याद कर लो। तो अगर 20 में से 7 याद कर लो मुख्य में, तो बाकी गौड़ अपने आप याद हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या हमने लिख रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है खनिज लवण होते हैं जो क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। लेकिन वहीं पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब कार्बनिक होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बनिक और अकार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाए कार्बनिक, और जिनमें कार्बन की मात्रा ना पाई जाए उसे कहते हैं अकार्बनिक कहा जाता है। ठीक है। शरीर में 100% अगर है, यानी कि शरीर में 100% अगर पोषक तत्व है, तो जिनमें से 96 जो प्रतिशत होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन्स का होता है, वसा का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है सिर्फ ऊर्जा देना। ठीक है। यानी कि आप जैसे हारे थके आते हो, तो अगर आपको एनर्जी लेना है, तुरंत आपको एनर्जी ग्रहण करना है, तो उसके लिए आपको क्या ग्रहण करना पड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि आप जब बीमार होते हो तो आप क्या पीते हो, ग्लूकोज ही पीते हो। तो ग्लूकोज क्या करता है, आपको तुरंत एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का एकदम सरलता रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे प्रकार आते हैं, डाई आता है, मोनो आता है, पॉली आता है। तो जब इनकी जो सॉलिड रूप होता है तो टूटते टूटते किस में आ जाता है, तो आता है ग्लूकोज में आता है। ग्लूकोज से ही क्या होता है, आपको एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, इनकी 20 होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो जब प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड से, यानी कि एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है। प्रोटीन का सरलतम रूप क्या होता है, तो प्रोटीन का सरलतम रूप होता है एमिनो एसिड होता है। ठीक है। यानी कि जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, जब इनका जल अपघटन होता है, तभी किस में टूटता है, तो अमीनो एसिड में टूटता है। वसा की बात करें तो वसा भी क्या होता है, जैसे आपकी नाजुक पॉट होते हैं। ठीक है। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कितना शरीर मुलायम होता है, तो मुलायम क्यों होता है, क्योंकि उनके शरीर में फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, जो वो होता है फैट होता है हड्डियों में, यानी कि आपके बहुत सारे जो नाजुक पार्ट होते हैं वहाँ पे जाकर जमा होने लगते हैं। अगर यही मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो आपकी टूट फूट मरम्मत होती है, कोशिकाओं की जो मरम्मत होती है, यानी कि कोशिकाओं का जो निर्माण करता है कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम यहाँ हमने बताया कि ऊर्जा देता है। प्रोटीन का हमने बताया कि ये आपकी टूट फूट की मरम्मत करता है। वहीं पे वसा की बात करें तो वसा भी क्या करता है, आपका एनर्जी भी देता है। ठीक है। एनर्जी भी देता है, लेकिन ये लिपिड के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपको बहुत, यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपकी जो खून की नली होती है वहाँ पे जाकर फैट जमा हो जाएगा, तो आपका जो खून का सर्कुलेशन होता है वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है। जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां, पहले नंबर पे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ठीक है। तो इसकी मात्रा इसलिए ग्रहण कम करना चाहिए। लेकिन अब फिर यहाँ पे देखिएगा लिखा है 4% खनिज लवण का होता है। ठीक है। यानी कि 96% कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, वसा का होता है, लेकिन जो 4% होता है वो होता है खनिज लवण का होता है। वही हमने अभी आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि पोषक तत्व की, यानी कि अल्प पोषक तत्व किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है खनिज लवण को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा जो होती है कम ग्रहण करना चाहिए। जो विटामिन होते हैं ना, ये आपको एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है। ये एनर्जी नहीं दे, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो आपके अगल बगल में जो जितनी सारी बीमारियाँ
मांसपेशियाँ होती हैं तो आपको बीमारियों से लड़ता है, आपके जो इम्यून सिस्टम होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। यह आपको एनर्जी नहीं देता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 4% खनिज लवण में 2% कैल्शियम होता है, बाकी जो 2% होता है वो होता है खनिज लवण का होता है। यानी कि 2% कितना पाया जाता है, कैल्शियम में ही पाया जाता है, कैल्शियम से ही आपको मिलता है पोषक तत्व। लेकिन जो 2% होता है बाकी जितने सारे में फास्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब क्या होते हैं, ये 2% में काउंटिंग होते हैं। अब यहाँ पे चलेगा आगे, हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी आपको पीछे ही बताया कि आपके शरीर में 4% खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिनमें से 2% होता है वो कैल्शियम से ही आपको प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कैल्शियम आपके शरीर में क्या क्या रोल अदा करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि आपको जो रक्त का थक्का, वैसे कि अगर रक्त का थक्का तो विटामिन के की कमी से, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। लेकिन अगर रक्त का थक्का जमना है तो उसके लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ और दांतों होता है, उसके भी निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। जो आपके दांतों में इनेमल डेंटिन पाया जाता है, उसका जो निर्माण होता है कौन करता है, कैल्शियम करता है। वैसे भी विटामिन डी भी करता है, लेकिन कैल्शियम भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका कार्य में भी मदद करता है। यानी कि जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों का जो संकुचन होता है और जो तंत्रिका कार्य होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसको भी कार्य करता है कौन, कैल्शियम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में आवश्यक होता है। वही हमने जो बताया कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, दांतों होते हैं, इसका भी निर्माण करता है, इनेमल का निर्माण करता है, डेंटिन का निर्माण करता है, ठीक है। वैसे देखो, हड्डियों का कार्य तो करता है विटामिन डी, लेकिन जो कैल्शियम होता है ये विटामिन डी के साथ ही मिलकर के कार्य करता है, यह खुद अकेले रह करके कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट बता देते हैं कि कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम कोएंजाइम के रूप में होता है। कोएंजाइम हम बार बार आपको बताते हैं कि कोएंजाइम वो एंजाइम होता है जो अपना भी कार्य करे, दूसरों का भी कार्य करे, यानी कि सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो कैल्शियम क्या होता है, ये विटामिन डी के रूप में जाकर के, यानी कि विटामिन डी में जाकर के कार्य करता है, या फास्फोरस में जाकर के कार्य करता है। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी, इन तीनों मिलकर ही कार्य करते हैं, ये अकेले कार्य नहीं करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर क्या निर्माण करते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करते हैं। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कैल्शियम फास्फेट का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो याद रखे रहना, कैल्शियम और फास्फेट के द्वारा होता है, ठीक है। तो कभी हमने आपको पीछे बताया कि अल्प मात्रा में आपको खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अल्प में हमने आपको बताया, आयोडीन बताया, मैंगनीज बताया, कोबाल्ट बताया, तांबा बताया। तो कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट हमने आपको बताया था विटामिन बी12 में, तो आपको यही तो बताया था कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, 4 से 5% पाई जाती है, ठीक है, हमने यही तो बताया था। तो कोबाल्ट क्या होता है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो गई है तो कोबाल्ट जो होता है, यानी कि विटामिन बी12 होता है, इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। यानी विटामिन बी12 जो होता है उसका जो अवशोषण होता है कौन करता है, तो कैल्शियम करता है, ठीक है। यानी कि अवशोषण का भी बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। अगर बहुत सारा आपने कोई भी स्रोत खा लिया है, जैसे कि कैल्शियम का खा लिया, फास्फोरस का खा लिया है, पोटेशियम खा लिया, कुछ भी खा, अगर आपके शरीर में जाकर के लगता नहीं है तो आपका खाना बेकार हो जाएगा। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा नहीं है ना, तो विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद रखे रहना। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके निर्माण में भी, यानी कि उसके भी मदद में क्या होता है, कैल्शियम सहायक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको क्या क्या बताया। हमने आपको बताया कि जो रक्त का थक्का होता है उसको बनाने में, यानी कि उसको जमने में मदद करता है। आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, आपकी जो दांतें होती हैं, इसके निर्माण में, इनेमल के निर्माण में, डेंटिन के निर्माण में, जो आपको दांतों से संबंधित होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम किनके साथ मिलकर के कार्य करता है, तो कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी के साथ मिलकर है। कैल्शियम फास्फेट का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फोरस के मिलकर के होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम के प्रभाव, यानी कि आपने कैल्शियम खाया है तो अपना यह प्रभाव कैसे दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि आप प्रोटीन ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो तो आपको हो जाता है यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा खा लेते हो, यानी ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो तो आपको डायबिटीज़ ये सब हो जाता है, यानी कि इंसुलिन आपके शरीर में नहीं बनता है तो आपको मधुमेह नाम का बीमारी हो जाती है। फैट की मात्रा आप ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो तो उससे भी आपको, यानी कि आपकी जो नसें होती हैं वहाँ पे आप वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें देखने को
को मिल जाती है। तो वैसे ही अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैल्शियम आपने खाया तो अपना प्रभाव कैसे दिखाता है। तो कैल्शियम अपना प्रभाव दो तरीके से दिखाता है। पहले भी यहाँ पे बात करें कैल्शियम के जमने से, यानी कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम का जमाव हो गया है, ज़्यादा आपने कैल्शियम को ग्रहण कर लिया है, तब यह आपको क्या देखने को मिलेगा। वहीं पे अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैल्शियम का अलगाव, यानी कि कैल्शियम नहीं बन रहा है, यानी कि आपने कैल्शियम ग्रहण तो किया लेकिन ये आपके शरीर में जमाव नहीं, यानी जितनी मात्रा में जमाव होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपके शरीर में कैल्शियम का जम रहा है तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है कैल्शिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम का जमना क्या कहलाता है, तो कैल्शियम का जमना कहलाता है कैल्शिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम जम जाता है तो आपका पैर क्या हो जाएगा, तो आपका पैर हो जाएगा कड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आप बैठोगे तो सही से बैठ नहीं पाओगे, बैठोगे ही तो आपका पैर दर्द करेगा। ठीक है, तो जो बुढ़े हो जाते हैं तो उनका शरीर देखो वो सही से उठ नहीं पाते, सही से बैठ नहीं पाते हैं, तो उनका पैर क्या हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। तो वहाँ पे क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम जमा हो जाता है, जो आपकी गांठ वाले हिस्से होती हैं कहीं भी जा करके वो जमा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का जम जाना क्या कहलाता है, तो कैल्शियम का जम जाना कहलाता है कैल्शिफिकेशन कहलाता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम का जमाव ज़्यादा हो गया है तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या नाम होता है, उसका कहते हैं मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम कहलाते हैं। यह बीमारी कब होती है, तो जो प्रौढ़ावस्था में होता है मनुष्य, उसमें यह बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, जब आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तब यह देखने को मिलती है। अगर आप मिल्क खाओगे, खजूर खाओगे, तब यह जो बीमारी होती है और भयानक होगी। यानी कि इस बीमारी में क्या रोक लगाना चाहिए, तो जब दूध होता है, खजूर होता है, रागी होता है, इन सबको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि कैल्शियम से आपको, यानी कि कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो गई है, यानी कि आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। यह कब किसमें होती है, यानी कि किस पुरुष में होती है, तो जो प्रौढ़ावस्था वाला मनुष्य होता है उनमें यह बीमारी देखने को मिलती है। इसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, तो जो खजूर होता है, मिल्क होता है, रागी होता है, इनको नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया होता है। जब देखो यहाँ पे क्या था, पुरुष में था, यानी कि जब प्रौढ़ावस्था में था, लेकिन जो इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया होता है, जो शिशु होता है, यानी कि जो छोटा बालक होता है, उनमें यह देखने को मिलता है। लेकिन उसमें भी यही देखने को मिलता है कि जो आपके शरीर में अगर कोई शिशु छोटा बच्चा है तो उसके रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है ना, तो यह क्या देखने को मिलेगा, इंडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें ज़्यादातर जो आयरन होता है ना, इसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में आयरन की जो मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, आपका खून लेवल जो हो जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो कौन सी भी, यानी कि शिशु में जब रक्त की मात्रा ज़्यादा हो गई है कैल्शियम की, तो क्या बीमारी होगा, तो होगा इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया। वहीं पे अगर पूछा जाए कि जब प्रौढ़ावस्था वाला कोई मनुष्य है, उसके शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तब कौन सा बीमारी होगा, तब होगा मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम के अलगाव से, यानी कि आपके शरीर में कैल्शियम का जमाव नहीं हो रहा, कैल्शियम का अलगाव हो रहा है, तो क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा कम होने से क्या हो जाएगा, डीकैल्शिफिकेशन कहलाएगा। यानी कि अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई, यानी कि कैल्शियम आपके शरीर में हड्डी में जम गया है, तो वह कहलाता है कैल्शिफिकेशन। वहीं पे अगर कैल्शियम का अलगाव हो गया है, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है, तो वह कहलाता है डीकैल्शिफिकेशन कहलाता है। बस खाली डी आपको यहाँ पे लगाना है, डीकैल्शिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कैल्शियम की मात्रा हड्डी में कम होने से बोलक की स्थिति देखने को मिलती है। अब याद करिएगा विटामिन डी का चैप्टर, वहाँ पे हमने बात किया था, आपको बात किया था रिकेट्स नामक बीमारी बात किया था। ठीक है, यानी कि जो बच्चों में होती है, तो वैसे सामान्यता होती है विटामिन डी की कमी से होती है। लेकिन अगर आपके शरीर में, वही हमने पीछे आपको बताया ना कि विटामिन डी और फास्फोरस के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्य करता है, यानी कि तीनों मिलकर के, तो एक का अगर कमी देखने को मिलेगी तो दूसरी का भी कमी देखने को मिल जाएगी। तो अगर विटामिन डी की कमी, यानी कि कैल्शियम की कमी हो गई, यानी कैल्शियम का जमाव नहीं हो पा रहा है, तो विटामिन डी भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलोगे, यानी कि जो भी बीमारी विटामिन डी की कमी से हुई है ना, वो यहाँ पर हो जाएगी। जैसे टिटोनी होती है, एस्टोमिलिसिस होता है, एस्टोपिरोसिस होता है, बोलेक्स होता है, ये सब क्या होता है, काइफोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सब बीमारी देखने को मिल जाएगी जब अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी हो गई और विटामिन डी की कमी हो गई। तो ये जो तीनों बीमारियां होती हैं, आप याद रखे रहना, तीनों बीमारियां आप एक में लगा सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये तीनों एक ही मिलकर के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा कैल्शियम की मात्रा हड्डी में कम होने से बोलेक की स्थिति देख रहे। बोलेक क्या होता है, बोलेक वो होता है जो आपका पैर होता है ऐसे ऐठ जाता है। ठीक है, यानी कि पैर थोड़ा तिरछा तिरछा दिखता है।
तो हमने आपको क्या बताया कैल्शियम के प्रभाव से? कैल्शियम के प्रभाव से हमने बताया कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आपको कौन सी बीमारी होगी, यानी कि कोई प्रौढ़ावस्था वाला है तो उसे मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम होगा, कोई शिशु है तो उसको होगा इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया। वहीं पे अगर कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम का अलगाव हो गया है तो वह कहलाता है डीकैल्शिफिकेशन। उसके अलावा एक बीमारी होती है उसे कहते हैं बोलेक कहते हैं, ठीक है। बोलेक सामान्यतः याद रखना विटामिन डी की कमी से होता है। अब आगे चलिएगा। अब अगला हमारा पॉइंट है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, यानी कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं आपने उसकी मात्रा सही से ग्रहण किया है तब कैल्शियम का अवशोषण होगा। अगर आप देखो हमने अभी आपको बताया ना कि जो प्रोटीन्स होते हैं यानी कि जो विटामिन होते हैं ये सब क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं। ऐसे ही कैल्शियम होता है, कैल्शियम भी क्या होता है, कोएंजाइम के रूप में होता है, यानी कि अपना भी कार्य करता है दूसरों का भी कार्य करता है। तो यह कैल्शियम बहुत सारे, जैसे कि अपने पीछे आपको बताया कि ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, वहीं पे फैट की मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट की सब में क्या होता है, चयापचय के रूप में कार्य करता है। तो जब इनकी सबकी मात्रा इनबैलेंस हो जाएगी ना तो कैल्शियम का भी जो अवशोषण होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि सही से अगर आपने कैल्शियम खाया है तो सही से सोख नहीं पाएगा, सही से आपके शरीर में लग नहीं पाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। वो भी कौन सा प्रोटीन, तो जो लाइसिन प्रोटीन होता है, जो लाइसिन प्रोटीन होता है अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही है ना तो कितना होगा प्रतिशत, 50% कैल्शियम का अवशोषण सही से हो पाएगा, ठीक है। यानी कि सोचो अपने दिल से जो 50% होता है वो प्रोटीन के अवशोषण की वजह से होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही है ना तब तो 50% हो जाएगा, अगर नहीं है तो 50% बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा विटामिन डी फास्फोरस में शरीर में संतुलन मात्रा में होने से कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होगा। वही हम बार बार कहते हैं आपसे कि वही हम बार बार आपसे कहते हैं जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, विटामिन डी होता है, ये सब का इम्बैलेंस हो जाएगा तो अपना अपना यह कार्य नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है जो विटामिन डी होते हैं, फास्फोरस होते हैं, इनके शरीर में मात्रा संतुलन सही से है तब कैल्शियम का अवशोषण होगा। अगर इनकी मात्रा सही से नहीं हो पाया है तो जो बीमारियां होती हैं उभर के आएंगी, जिससे हमने पीछे बताया आपको बोलेग हो जाएगा, टिटेनी हो जाएगा, उसके अलावा काइफोसिस हो जाएगा। काइफोसिस क्या होता है, काइफोसिस एक कुबड़ एक बीमारी हो जाती है जो पीछे यानी कि यहाँ पे जो पीठ वाला हिस्सा वहाँ पे कुबड़ निकल आता है। टिटेनी हो सकता है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है पैराथायराइड ग्रंथि जो हार्मोन से निकलती है वह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि क्या होता है, तो जो हमारे जो गला होता है ना, जो हमारा यहाँ पे गला होता है, गला में यह पाया जाता है, जो आपको कहाँ से बचाती है, वो जो घेंघा रोग होता है ना, घेंघा रोग नामक बीमारी से आपको यह बचाता है। तो आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि पैराथायराइड हार्मोन यह कौन सी बीमारी से बचाता है, तो जो घेंघा रोग होता है उससे हमें बचाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में पैराथायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, हार्मोन निकलती है तो वह जो होता है कैल्शियम का अवशोषण वह सही से हो पाएगा। अब आगे पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है कैल्शियम के अवशोषण में बाधक कारक, यानी कि अभी तक आपने पढ़ा कैल्शियम का अवशोषण यानी कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं, तो प्रोटीन्स हो गया, विटामिन डी हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके अलावा लैक्टोज होता है, जो दूध में लैक्टोज पाया जाता है वो भी होता है, पैराथायराइड हार्मोन्स होता है। इन सब की मात्रा अगर सही से है तो कैल्शियम का अवशोषण होगा सही से, अगर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा लिखा है कैल्शियम के अवशोषण में बाधक, कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक उत्पन्न करते हैं। तो अगर आपने छिलके वाली चीज ज्यादा खा ली है तो आपका कैल्शियम अवशोषण नहीं होगा। तो छिलके वाली चीज में क्या पाया जाता है, तो छिलके वाली चीज में पाया जाता है ऑक्जेलिक और फाइटिक एसिड पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है ना ऑक्जेलिक और फाइटिक एसिड खाद्य पदार्थ के छिलकों में पाई जाती है, जो हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब वो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक उत्पन्न करता है। यानी कि आप जो छिलके वाले पदार्थ खाते हो जैसे बादाम योग, बहुत सारे छिलके पदार्थ आप खाते हो, ठीक है, तो छिलके वाली मात्रा आप ज़्यादा ग्रहण करते हो तो या इनकी जब मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। उसके अलावा भी जो फैट होता है वसा की मात्रा ज़्यादा होने पर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए जो कैल्शियम होता है कैल्शियम के अवशोषण में भी बाधक उत्पन्न करती है। और जो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत में पीएच मान सामान्य से ज़्यादा हो गया है तो भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम के अवशोषण में बाधक उत्पन्न करेगा। यानी कि हमने पहला आपको बताया कैल्शियम के अवशोषण में बाधक कारक की जो छिलके वाली पदार्थ होती हैं, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा ग्रहण कर लोगे तो कैल्शियम का अवशोषण सही से नहीं हो पाएगा। छिलके वाले पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो छिलके वाले पदार्थ में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, उसके अलावा पाया जाता है फाइटिक एसिड।
और वहीं पे फैट की बात करें तो फैट की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई है तो आपको एसिड आएगा, तो इसकी मात्रा भी यानी कि जब ज़्यादा हो गई फैट की मात्रा तब भी कैल्शियम का अवशोषण सही से नहीं हो पाएगा, यानी कि बाधक उत्पन्न करेगा। वहीं पे छोटी आंत से निकालने वाला पीएच मान होता है, सामान्य से ज़्यादा हो गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, सामान्य से ज़्यादा हो गया है, तब भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम का अवशोषण बाधा उत्पन्न करेगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब कैल्शियम की कमी से होने वाले बीमारी को यहाँ पे देखते हैं। देखो कैल्शियम की बीमारी से हमने आपको पीछे ही बताया कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है, तो यहाँ पे आप पॉइंट पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, हड्डियों एवं दांतों के साथ में बाधा, यानी कि जो हड्डियों वाली बीमारी होती है, दांतों यानी कि इनेमल नहीं बन पाएगा, डेंटिन नहीं बन पाएगा, जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम का जमा होता है, कैल्शियम का सही से जमा नहीं पाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जो विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी होता है। टिटेनिया भी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला बीमारी होता है, ठीक है। तो इनकी सबकी मात्रा यानी कि विटामिन डी की मात्रा भी अगर आपके शरीर में कमी हो गई है तो यहाँ पे यह बीमारी देखने को मिलेगा। वहीं पे बालकों जो वजन होता है, यानी कि जो बच्चों का वजन होता है वो भी कम हो जाएगा। विटामिन डी की मात्रा कम होना यह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है, ठीक है। देखो आप बहुत बार आप पढ़ चुके हो पीछे ना कि कैल्शियम का जो भंडार होता है कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। अगर हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की ज़्यादा हो जाता है ना, तो कैल्शियम क्या कर जाता है, हड्डी में जाकर के चिपक जाता है। और अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है ना, तो हड्डियां जो होती हैं अपना जो जमा कैल्शियम होता है ना, रक्त को त्याग कर देती हैं। यानी कि हमने अभी तक आपको क्या बताया है, कैल्शियम का जो भंडार होता है वो कहाँ होता है, जाकर के आपकी हड्डियों में होता है। अगर हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो हो गई है ज़्यादा हो जाता है, तो जो कैल्शियम होता है ना आपकी हड्डी में जाकर के जमा हो जाता है। और अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है ना, तो जो हड्डियां होती हैं अपना जो जमा रक्त कैल्शियम नहीं होता है वह रक्त में जाकर के त्याग कर देती है, ठीक है। यानी कि हमने आज बहुत सारा टॉपिक को यहाँ पे बात करा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शिफिकेशन क्या कहलाता है, तो कैल्शिफिकेशन वो होता है जो कैल्शियम का जमाव हो गया है तो वह कहलाता है कैल्शिफिकेशन कहलाता है। अगर वहीं से पूछा जाए आपको डीकैल्शिफिकेशन क्या होता है, तो डीकैल्शिफिकेशन वो होता है जिसमें कैल्शियम का जमा नहीं हो पाता है, यानी कि जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम को मुक्त कर देती हैं, इनमें हड्डियां जो होती है छेद हो जाती हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस वाली बीमारी देखने को मिलती है, हड्डियां जो हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि रक्त का थक्का बनाता है, यह आपके शरीर में 2% यानी कि खनिज लवण में खनिज लवण कितना पाया जाता है, 4% पाया जाता है। तो जो 2% होता है वो खनिज कैल्शियम का ही होता है। बाकी जो जितने सारे होते हैं पोषक यानी कि फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा, इन सब की मात्रा यहाँ पे काउंटिंग होती है, ठीक है। इससे हमने बहुत सारी बीमारियों की बात करा, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस बात करा हमने, टिटेनी बात किया हमने, हाइपोकैल्सीमिया की बात करा, कैल्शिफिकेशन की बात करा, डीकैल्शिफिकेशन की बात किया। हमने बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास समझ में आया होगा। तो पूरा ये रहा हमारा टॉपिक। हमने कैल्शियम के बारे में बहुत सारा पढ़ा। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, लिखा है कैल्शियम का स्रोत। कैल्शियम के स्रोत में बादाम जो हो गया, गाजर हो गया, दूध, ब्रोकली, डिब्बाबंद मछली जो होता है, पपीता, लहसुन, काजू, इन सब में कैल्शियम की जो मात्रा होती है ज़्यादा रूप में ग्रहण पाई जाती है, ठीक है। तो जो आपको कैल्शियम का यानी कि जो हाइपोकैल्सीमिया होता है, उसके अलावा जो कैल्शिफिकेशन होता है, डीकैल्शिफिकेशन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इन सबको सही मात्रा में आपको बैलेंस करना है। तो उसके लिए आपको ग्रहण करना पड़ेगा बादाम, गाजर, दूध, ब्रोकली, डिब्बाबंद मछली, पपीता, लहसुन, काजू आदि को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। अपनी क्लास यहाँ पे आज हम ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा क्लास समझ में आया होगा। आप यहाँ तक चले आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।